अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उमूमी तौर पर जो बरतानिया के अंदर मुकीम हमारे पाकिस्तानी हैं, इस खत्ते के रहने वाले हैं, उनके मसाइल से जुड़े। और एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन का है। इमिग्रेशन मसला इसलिए बन चुका है कि दुनिया भर से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह बरतानिया पहुँचें, इसके लिए उन्हें कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े। इसी बुनियाद पे लोग गैर कानूनी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। या फिर ब्रेक्सिट के बाद हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बरतानिया से जुड़े ममालिक हैं, बरतानिया के कुर्ब जवार में जो वाक़ ममालिक हैं, उसमें मुकीम जो दीगर मुल्कों के रहने वाले हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह बरतानिया पहुंच जाएं। अब चैनल क्रॉसिंग जो फ़्रांस के ज़रिए बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अब जो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बरतानिया ने एक मुआहिदा किया अफ्रीकी ममालिक के साथ, और इसमें रवांडा जो है वो सर फहरिस्त है कि जो तबादला हो सकता है जो गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन बरतानिया की निस्बत रवांडा इंतहाई गैर महफूज मुल्क है। रवांडा में अगर किसी मुहाजिर को भेज भी दिया जाए तो उसको वहाँ वो सहूलियात नहीं मिल सकती, किसी किस्म की भी वो सहूलत नहीं मिल सकती जो उसको बरतानिया में मुयस्सर हों। फिर हमने ये भी देखा कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा पार्टी की हुकूमत में ऑल्दो ये तीसरी वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो दो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं उनकी पॉलिसी इस मामले में कुछ कंसिस्टेंट ही हमें नज़र आई है। इससे पहले जो सेक्रेटरी दाखिला थी उनकी जानिब से काफ़ी सख्त अप्रोच ली गई थी, लेकिन अगर हालिया हम बात करें जो अब वज़ीर दाखिला हैं बरतानिया के, सुवेला ब्रावर्मैन, उन्होंने एक इजलास के दौरान, पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अपने मखसूस अंदाज में तारकीन वतन को मौजूदा बहरान को बरतानिया के जनूबी साहिल पर मुहाजिरीन के हमले के तौर पर बयान किया है। इससे पहले बरतानिया में ऐसा नहीं होता था। बरतानिया कभी भी दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों को बरतानिया पे हमला आवर होने के मुतरादिफ करार नहीं देता था। रवांडा पॉलिसी अपनाई गई, उस पर बहुत ज़्यादा इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का, वहाँ की जो कानून से बुनियादी क़वानीन की जो पासदार तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। फिर एक अदालती फ़ैसले के बाद इस मामले को रोकना पड़ा। अब ये मामला पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट पे भी इस पे बहस हो रही है। लेकिन साथ ही साथ बरतानिया की तारीख़ को जब देखें और बरतानिया के हालिया बहरानों को देखें, बरतानिया को शदीद किल्लत है। ब्रेक्सिट के बाद जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी बड़ी शदीद किल्लत है। आए दिन अखबार में ख़बरें लगती हैं कि NHS का जो अमला है वो पूरा नहीं हो रहा। मौजूद जो डॉक्टर और नर्सेज हैं वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। तकरीबन $5.8 बिलियन की जो ग्रांट है वो देने की बात की गई है NHS को, ताकि वो नई भर्तियां कर सके। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं, आपको याद होगा कि लॉरी ड्राइवर्स का बहुत बड़ा बहरान आया। इसी तरह जो लेबर फोर्स है उसमें खासी कमी वाक़ हुई है। ये गैर कानूनी तारकीन वतन अगर ये असाइलम भी अप्लाई करते हैं तो अब उस पर भी अपीलें और फिर एक लंबी क्यू है, फिर उस पर बारी आना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखें कि ये बरतानिया की मईशत पे भी किसी हद तक बोझ बन जाते हैं। जो ताज़ा आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक ये लोग तकरीबन बरतानवी हुकूमत गैर कानूनी तारकीन वतन जो हैं उनकी फैमिलीज़ को होटल में ठहराने के लिए पर डे 60 लाख पाउंड खर्च करती है। अब इस मामले पे बहुत सी लोगों की राय ये है कि अगर कोई इमिग्रेशन एमनेस्टी आ जाती है तो उसका फ़ायदा हो सकता है बरतानवी मईशत को भी। ये लोग टैक्स नेट में भी आ जाएंगे, बरतानिया में जो अमले की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से इस किस्म की कोई तवक्को या उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो किसी इमिग्रेशन एमनेस्टी पे जाएंगे। अब ये सारे मामलात हैं, सवालात बहुत से हैं कि लोग अपनी जान जोखों में डालकर बरतानिया जाने को क्यों फ़ौक़ियत देते हैं। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि माजी में हमने देखा कि बरतानिया में जो लोग गैर कानूनी तरीके से आते थे वो उन्हें फ़्रांस भेज सकते थे, लेकिन अब फ़्रांस से जो लोग चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं उनको रवांडा भेजने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक भेजा नहीं जा सका है। ये अब एक हिजान पैदा हो चुका है बरतानिया के अंदर। अब इसका हल क्या निकलेगा, मुमकिन तौर पर इसके लिए हल के लिए तजावीज़ क्या हैं, इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वहीदुर रहमान साहब मियाँ हैं, माहिर इमिग्रेशन क़वानीन के। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। सॉलिसिटर हैं मोहम्मद मजीद साहब, माहिर क़ानून हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। दीगर मेहमान भी हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। वहीदुर रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं। ये इब्तदाई में मैंने कुछ इसका पस मंज़र बयान करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है। जो नई होम सेक्रेटरी सुवेला ब्रावर्मैन हैं, क्या किसी नई पॉलिसी का ऐलान भी कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। ये अहम मौजू है यूके के हवाले से, और स्पेशली जब जून में 28 जून 2022 को
ये पॉलिसी इन्होंने नई अनाउंस की कि हम लोगों को जो है रवांडा भेजेंगे, तो इसमें बिल्कुल आपने सही कहा है, जांच अवतारी है। स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए ना जी, तो इस साल जून तक ही कोई तकरीबन 63,000 असाइलम एप्लीकेशन होम ऑफिस को जो है वो रिसीव हुई है, और तकरीबन इसकी जो रेशियो है, अगर हम पिछला डाटा सामने रखें तो तकरीबन 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिनको होम ऑफिस स्टे देता है और बाकी आगे जो है अपील्स पे जाते हैं और फिर उनका जो भी होता है। तो इसमें पहले तो दो ग्रुप्स बना लें कि एक वो लोग हैं जो यूके में लीगली तौर पे दाखिल होते हैं, वो विजिट वीज़ा लेके आ जाएं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वगैरह वगैरह, किसी भी वीज़ा लेके डायरेक्ट आ जाते हैं और बाद में किसी वजह से वो कहते हैं कि हमें जान का खतरा है अपने मुल्क में और हमें असाइलम चाहिए, तो वो एक जो पुराना तरीक़ेकार चल रहा है कि वो होम ऑफिस में जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन ड्यू प्रोसेस के तहत कंसिडर की जाएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली जो आई है उन लोगों के लिए आई है जो गैर कानूनी तरीके से वीज़ा लिए बगैर दूसरे मुल्कों के जरिए होते हुए यहाँ पे आते हैं और असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं। तो उसमें पहले एक रूल था, थर्ड कंट्री रूल, जो अभी भी है कि अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि आप फॉर एग्जांपल स्पेन और फ्रांस और बेल्जियम के रास्ते में से होते हुए आए हैं और वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और वो डाटाबेस इनके पास है और उस डाटाबेस से ही कंफर्म हो जाता है कि आपने पहले वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स किए हुए हैं, तो थर्ड कंट्री रूल के तहत अभी भी वो आपको वहाँ भेजेंगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो भेज देंगे। जो नई सूरत हाल पैदा हुई है वो ये बोट्स के जरिए लोग आना शुरू हुए और वो डायरेक्ट किसी तरीके से होते हुए बगैर किसी कंट्री में फिंगरप्रिंट दिए हुए यहाँ पे आ गए हैं, उनके लिए मैंने कहा जी कि इनके क्लेम जो होंगे इनएडमिसिबल होंगे पेंडिंग डिसीजन टू रवांडा, तो वो हम उन्हें रवांडा भेजेंगे। अब वहाँ पे रवांडा की जो पहली खेप में उन्हें शुरू की कोशिश की भेजने की, तो वो फैसला चैलेंज हो गया और वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया, जिसकी वजह से अब पार्लियामेंट में बहस होगी और इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली, यूके पार्लियामेंट की हिस्ट्री देखते हुए, ह्यूमन राइट्स का इनका रिकॉर्ड देखते हुए, ये बड़ा अनलाइकली है कि ये रवांडा वाला मिशन इनका कामयाब हो पाएगा, कंसिडरिंग जो एक कमज़ोर सिचुएशन मौजूदा टोरी हुकूमत यहाँ पे रखती है पार्लियामेंट के अंदर। तो बहरहाल इस पे फैसला आना बाकी है। जो नई हमारी वज़ीर आज़म यहाँ पे आई हैं, उनका अभी ऐसा कोई पॉलिसी बयान या होम सेक्रेटरी का पॉलिसी बयान नहीं आया कि हम इसको फेवरेबली कंसिडर कर रहे हैं कि रवांडा नहीं कोई और मुल्क, या ऐसा कुछ अभी बयान नहीं आया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन आज की डेट तक 1 मिलियन लोग ऐसे इस मुल्क में हैं जो रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने असाइलम या गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद 1 मिलियन के करीब है। तो ये बड़ी जोर से पिछले काफी अरसे से जो माइग्रेंट तंजीमें हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि अगर आप बाहर से लाने की बजाय इन 1 मिलियन लोगों को ही पहले स्टे दे दें जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है और कहीं ना कहीं सही या गलत तरीके से काम कर ही रहे हैं, तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए तो ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत सही है। ठीक है, अच्छा मैं वहीद साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। आपने 1 मिलियन लोगों का जिक्र किया। मोहम्मद मजीद साहब, ये बताइएगा कि अब एक बहुत लंबी क्यू है कि जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जो जुडिशल सिस्टम है, ये जो अदालतें हैं, ये मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी जानिब से या कितना इंतज़ार करना पड़ता है? एक शख्स जिसने आज एप्लीकेशन दी है, उसकी हेयरिंग, उसकी बारी क्या एक प्रॉपर प्रायोरिटी के ज़रिए आती है, या जो जितना तेज़ है, जितनी जल्दी किसी वकील के ज़रिए अपना एग्जीक्यूट करवा ले तो उसकी हेयरिंग हो जाती है, या ये बाज़ाब्ता क्यू पे है? और ये 1 मिलियन केसेस अगर क्यू सिस्टम पे चल रहे हैं तो कितना टाइम लग जाना है इनको सुनने में? थैंक यू जी। सबसे पहले तो वहीद साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो अब वो इतनी कह रहे हैं कि क्यों लगी हुई है, वो बेसिकली सिर्फ अपील्स पे नहीं लगी हुई, वो एप्लीकेशंस पे भी है। जो असाइलम की एप्लीकेशंस पेंडिंग है प्लस अपील्स हैं। जो अपील वाला मामला है उसमें ऑफ कोर्स आजकल टाइम लग रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर हो गया है कोविड की जो सिचुएशन थी उससे। आप उसको जल्दी नहीं करवा सकते एज सच, क्योंकि ऑनलाइन अपील्स फाइल हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही सारा कुछ हो रहा। जो असाइलम की अपील्स होती हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी आ रही हैं, विद इन मंथ्स आ रही हैं। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली प्राइवेट लाइफ या दूसरे अपील्स हैं, इट टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स। सो वो क्यू को आप क्या कह सकते हैं, प्रायोरिटी में कहीं ला नहीं सकते एक्सेप्ट कि वो असाइलम की अपील ना हो। सही है, ठीक है। अच्छा बैरिस्टर इनाम राना साहब, ये बताइएगा कि ब्रेक्सिट से पहले और ब्रेक्सिट के बाद ये सिनेरियो कितना बदला है? क्योंकि अब तो फ्रांस वापस नहीं भेजे जा सकते ये गैर कानूनी लोग, फिर इनको अफ्रीका भेजना
वो भी एक बहुत अनहोनी सी कहानी है। तो अब पॉलिसी हमें मौजूदा हुकूमरान पार्टी की यही लग रही है, या अभी हम ऋषि सुनाक के बाद आने के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कुछ ही नजरसानी करेंगे इस पे? मैं तस्दीक करता चलूँ जी, मैं सोलिसिटर हूँ, बैरिस्टर नहीं हूँ। आपने तारुफ में नाम लेते हुए कहा, तो सबसे पहले तो ये तस्दीक कर दूँ। जी, सॉरी फॉर दैट, हम इसको सही कर देते हैं। दैट्स फाइन, जस्ट टू आपके नाज़रीन के लिए ताकि बात क्लियर है। देखें, यहाँ साहब ने जैसे आपको फिगर्स के साथ बात की है, मेरे ख्याल से हमें ओवरऑल ऋषि सोनीक की हमें ओवरऑल गवर्नमेंट का जो एक ट्रेंड है, जो साइकी है, वो देखने की जरूरत है। उससे सिनेरियो समझने में थोड़ी आसानी हो। इस वक्त आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक गार्डियन की रिपोर्ट है कि फौरी तौर पे बैकलॉग को, जैसे मियां साहब ने आपको बताया कि तकरीबन 1,17,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं इस वक्त असाइलम के, और होम ऑफिस की अपनी रिपोर्ट है कि उनके पास तकरीबन कोई 1100 बंदा है उसको डील करने के लिए। एंड दे हैव एडवर्टाइज्ड, और वो मैकडॉनल्ड, टेस्को और ऑल्डी के जो कस्टमर सर्विसेज के लोग हैं 500 लोगों को हायर कर रहे हैं जिनका प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये आज की गार्डियन की रिपोर्ट है। तो आप देखें कि इससे सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है असाइलम सीकर्स को लेके। यानी कि वो लोग जिनका कोई लीगल एक्सपीरियंस नहीं है, जो कस्टमर सर्विसेज में, शॉपिंग मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, उनको हायर किया जा रहा है टू डील विद द इमिग्रेशन मैटर्स या असाइलम मैटर्स, जिससे लाइफ एंड डेथ का बाजुकात जो है वो इन्हिसार होता है। दूसरा एक अहम बयान जो उसका होम ऑफिस मिनिस्टर का था कि जी आप हमारे मुल्क में इलीगल आके उसके बाद जो है वो हमारी दी फैसिलिटीज पर एतराज करते हैं, इट्स अ बिट ऑफ चीक। अब उस पर आप देखिए कितना बैकलैश आया, लेकिन वो सारा सिनेरियो मौजूद है। फिर आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज की थी कि ये जो एहसान चढ़ाया जा रहा है दुनिया पे कि हम 7 मिलियन पाउंड खर्च रहे हैं डेली का, ये नफरत को हवा देगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो बम के अटैक्स भी हुए। वो तो बम तो नहीं कह सकते, चले उसे क्रैकर कह दें, तो जिस बंदे ने क्रैकर फेंके राइट विंगर ने और उसको गोली मार ली। तो ओवरऑल एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है बहुत से इश्यू से तवज्जो हटाने के लिए, जिसमें ऐसे लगे जैसे हमारी यूके की हर बुराई की जड़ असाइलम सीकर है और तमाम प्रॉब्लम्स की वजह असाइलम सीकर है। जब आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि फिर आप ऐसे डिसीजन करना आपके लिए आसान हो जाता है, पब्लिक क्राई नहीं उसके नतीजे में आती। जैसे कि रवांडा के मंसूबा है, रवांडा मंसूबा ह्यूमन राइट्स की शदीद वायलेशन है। मेरा आर्टिकल उसके ऊपर है कि रवांडा की अपनी ह्यूमन राइट वायलेशन की कितनी पुरानी तारीख है, और रवांडन जो नेशनल्स हैं वो कितने असाइलम सीकर्स यहाँ पे आते हैं। तो इस सिनेरियो में मेरे नहीं ख्याल के कोई बहुत बड़ी की चेंज की उम्मीद करनी चाहिए। ओवरऑल सिनेरियो शिफ्ट किया जा रहा है एंटायर इमिग्रेशन या एंटायर असाइलम की जानिब। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी जो चेंज है वो नजर आएगी। जी ठीक है, सॉलिसिटर इनाम राना साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये रवांडा मंद बात करेंगे, ये कितना काबिल अमल है, और अगर काबिल अमल है तो तनकीद की जद में क्यों है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। वहीदुर रहमान साहब, रवांडा पॉलिसी पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या ये मंसूबा काबिल अमल है? अगर काबिल अमल है तो फिर इस पर तनकीद क्यों है, और अगर ये काबिल अमल नहीं है तो फिर ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये जो माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ये अप्रैल 2022 में हुआ था कि जी हम 5 साल असाइलम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, और जून से इसके ऊपर इतलाक शुरू हुआ गालबन 28 जून 2022 में। तो इसका मकसद यही था कि उन लोगों को डिस्करेज किया जाए जो गैर कानूनी तरीके से यूके में दाखिल होते हैं और बाद में असाइलम की एप्लीकेशन देते हैं। इसमें एक करेक्शन करता चलूँ कि मैंने कहा था कि 1 बिलियन के करीब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो सिर्फ असाइलम सीकर नहीं है जो वेट कर रहे हैं, वो ओवरऑल जो ऐसे इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं जिसमें लोगों को स्टे भी नहीं मिला और वो गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क में रह रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन है।
अब आते हैं रवांडा की तरफ। तो जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है उसकी बेस बैकग्राउंड तो मैंने बता दी कि डिस्करेज किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बोझ बनते हैं, तो उनको जब हम रवांडा भेजेंगे तो वो जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इससे डिस्करेजमेंट होगी और लोग जो है वो यूके की तरफ रुख नहीं करेंगे। काबिल अमल ये है कि नहीं है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग काबिल अमल तो किसी चीज़ को भी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि राणा साहब ने भी कहा और सारे यहाँ पे मुक्ता बरादरी जितनी भी है, किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, सारी तंजीमें जो है वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। जितनी भी माइग्रेंट यूनियंस बनी हुई है यहाँ पे, वो सारी इसकी ह्यूमन राइट्स जितनी है ऑर्गेनाइजेशन सब इसकी मुखालफत कर रही हैं, और ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको जो है वो कंडेम किया है, और उन्होंने कहा आपने इसको पार्लियामेंट में पहले जेर बहस आप लाए ही नहीं। और दूसरा टेक्निकल गलती इनसे ये हुई है ब्रिटिश के दरमियान कि इनका जो एक तासुर था दिया गया था कि हम यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी आज़ाद हो जाएंगे और हम अपने फैसले खुद कर सकेंगे, तो टेक्निकली बेस के ऊपर वो अभी हुआ नहीं था। तो इस वजह से यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन अभी इनके ऊपर है, और अब ये यूके पार्लियामेंट में जैसी बहस के लिए आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो इसको इनके ऊपर प्रेशर होगा, और मेरा ख्याल है कि ये पास होना मुश्किल होगा। ये मेरी अपनी एक राय है। लेकिन जैसे कि ये भी है कि एंटी असाइलम जो पॉलिसी, मैं इसको एंटी इमिग्रेशन नहीं कहता, एंटी असाइलम जो पॉलिसी है वो इस गवर्नमेंट की है और आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। जितनी भी एमनेस्टीज अनाउंस हुई हैं असाइलम रिलेटेड वो सारी लेबर गवर्नमेंट ने आज तक की है, कंजर्वेटिव्स ने आज तक भी की है। लेकिन दूसरी तरफ लीगल जो रास्ते हैं इस मुल्क में आने में, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, जिसमें सबसे सरेदस्त जो है वो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है उसमें कोटा सिस्टम होता था वो खत्म कर दिया गया। जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे है जिनको लोग मिल नहीं रहे काम करने के लिए, खुद होम ऑफिस को नहीं मिल रहे और वो टेस्को से और सेल्सबरी से लोगों को उठा रहे हैं, तो इट मीन्स कि एक बहुत ज्यादा गैप मौजूद है। इवन एक जो आम लेबरर है, एक आम मजदूर है, एक ब्रिक लेयर है, वो भी वर्क परमिट पे यूके आ सकता है एज लॉन्ग एज वो रिक्वायरमेंट पूरी करे इंग्लिश लैंग्वेज की और एक्सपीरियंस वगैरह की। तो एम्प्लॉयर्स जो यूके में है वो होटल इंडस्ट्री हो गई, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, और कस्टमर सर्विसेज के लोग हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, यू नेम इट, उसमें लोगों को वो इंकरेज कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को कि आप हमें अप्लाई करें स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। आसान जबान में मैं इसको कह दूं कि जैसे हम फेमिलियर है अरब मुल्कों में कफालत सिस्टम का, तो स्पॉन्सरशिप सिस्टम यहाँ पे लागू किया जा चुका हुआ है कुछ सालों से कॉलेजेस के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। लेकिन अब एम्प्लॉयर्स के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आए हैं और उनको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस दे रहे हैं ताकि वो लोगों को बुला सकें, या जो स्टूडेंट्स आए हुए उनको वर्क परमिट दे के 5-5 साल के लिए, 3-3 साल के लिए अब जो एक गैप पूरा यहाँ पे आ गया उसको पूरा किया जा सके। तो एक तरफ एंटी असाइलम पॉलिसी मौजूद है जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरी तरफ एक मैं समझता हूँ कि फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसी आई है और इसमें मजीद थोड़ी सी एक्सटेंशन इस तरह होगी कि कुछ और ऐसे शोबे हैं जो अभी इन्होंने शामिल नहीं किए, उसको भी शामिल करेंगे। जैसे शेफ नहीं हुआ करता था पहले, तो वो आ गया, मजदूर नहीं थे, लेबर वर्क, पेंटर, प्लास्टर, ये सारे वो शोबे हैं जिनमें पहले वर्क परमिट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वर्क परमिट इस पर भी मिला करेगा और मिल रहा है लोगों को। सही है, दोनों तरफ हमें देखना है कि सही है। अच्छा, आपने बड़ा डिटेल बताया और ये बड़ा खुशाइंद है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है सॉलिसिटर मोहम्मद मजीद साहब से, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें उसकी निस्बत या दीगर ममालिक की बात करें, तो हमारे लिए स्किल वर्कर्स, उनके लिए वीज़ा बरतानिया में उस तरह वो कोटा हमें नज़र नहीं आता जिस तरह शायद जो भारत के लिए नज़र आ रहा होता है। अभी हालिया अगर हम देखें NHS की हम बात करते हैं तो उसमें नर्सेज उनको दरकार हैं, लेकिन वो भारतीय हुकूमत अपना एक कोटा भी जनरेट करवा लेती है, वहाँ से लोगों को भेजती भी है। तो इसकी क्या रीज़न है कि पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहते हैं वर्क परमिट पे या स्किल वर्कर्स जाना चाह रहे हैं, तो उस तरह उनको वो इंकरेजमेंट नहीं है शायद जो हमारे पड़ोसी मुल्क से है? मजीद साहब। नहीं, देखिए, इंकरेजमेंट तो है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा हाथ होता है कि वो किस तरह अपनी जो मोनोपली है वो उसको क्रिएट करती है यहाँ पे। तो वो हमारी मोनोपली ऑफ कोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उस हिसाब से अपना कोटा कर सकें, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान से भी लोग, नर्सेज भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, उसमें कोई इतना
ऑलवेज होता है कि इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर आप ये देखें कि सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स बांग्लादेश से भी लोग आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, बाकी कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं। इसमें फिर बात वही आ जाती है कि मोनोपोली है, या हमारे जो लोग हैं वो इसको इतना इफेक्टिवली शायद एप्लीकेशन नहीं कर पाते, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तकरीबन बरतानिया में रोज़ 1000 गैर कानूनी लोग दाखिल हो रहे हैं इंग्लिश चैनल से। अब इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इनाम राना साहब, ये बताइएगा, तकरीबन 1000 लोग रोज़ाना इंग्लिश चैनल से दाखिल हो रहे हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? क्या इसका मैकेनिज़्म कोई बनाया गया है, या अगर हम बात करें लोगों के दाखिल होने का तरीक़ाकार वही पुराना है और अंदर जो इंटीरियर मैटर्स हैं उनमें पॉलिसी बदली जा रही है? अब देखिए, मेरा ख्याल है कि इसे रोकना कोई इतना आसान तो नहीं होगा। इस तरह के मैय्यज लिए जा रहे हैं जिनसे दिलचस्पी की जा सके या डिस्करेज किया जा सके। ठीक है, बहुत ही स्कीम जाहिर है कि मौजूद हैं। हर कंट्री का यह हक है कि वो चाहता है कि उनके पास अच्छे ब्रेन्स आएँ, उनके पास स्किल्ड वर्कर आएँ, और उस हवाले से स्कीम्स भी दी जाती हैं। लेकिन फिर हर कंट्री, और स्पेशली वो कंट्रीज जिनकी वजह से दुनिया में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि लोगों को अपने मुल्क छोड़ के असाइलम लेने पड़ते हैं, उन कंट्रीज के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और यूके की जो नौबादियाती तारीख है उसकी वजह से, और करंट पॉलिटिकल इंटरनेशनल सिनेरियोस में यूके के किरदार की वजह से, यूके के ऊपर भी वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जहाँ से असाइलम सीकर्स आते हैं उन मुल्कों के हालात में बहुत बड़ा एक हाथ यूके की अपनी पॉलिसीज का भी होता है। अब वो लोग जो यहाँ पर जान बचा के भागते हैं, वो यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से कम उनके कुछ राइट्स जो हैं, जो उनको कन्वेंशन में दिए गए हैं, उनकी तनाजुर में उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, जो होम सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अपने पिछले जो पिछली दफ़ा लिज ट्रस के दौर में होम सेक्रेटरी बनी, तो इन्होंने नो बोट टारगेट सेट किया था कि जो चैनल क्रॉसिंग होती है उसमें हम जो हैं वो बोट सेंटर ना होने दें। उसके ऊपर काफ़ी ले दे भी हुई थी, और फिर जाहिर है ये पॉइंट हुई है तो दोबारा भी वही पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अब क्या करेंगे, ये वो बोट को डुबोना शुरू कर देंगे, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए, वो जो भी लोग आ रहे हैं, आप उन्हें प्रोसेस करें। आप अपने प्रोसेसिंग टाइम को ज़्यादा करें, बजाय आप 7 मिलियन होटलों में रखने के बजाय कुछ मिलियन जो हैं वो अच्छी लीगल टीम तैयार करने पर लगा दें, जो इन क्लेम्स को जल्दी प्रोसेस कर दें। हम ये नहीं कहते हैं कि जी आप सबको असाइलम दे दें, लेकिन जो आपकी सरजमीन पे आ गया है, आप उसे कम से कम उसके लीगल राइट से महरूम ना करें। आप उसको अच्छे तरीके से उस वक्त तक कम से कम जरूर रखें जब तक उसका केस डिसाइड नहीं होता, और अपने प्रोसेसिंग टाइम्स को तेज करें, ज़्यादा लोग हायर करें ताकि प्रोसेसिंग जल्दी हो। भाई 1,17,000 केस जो है, अगर आपने 1100 बंदे को दिया हुआ है तो वो एवरेज कोई 125 केस की बनती है। वो जाहिर है कि वो 2-2 साल तो बारी ही नहीं आती है, फिर आप उन्हें काम करने की इजाज़त देने पर मजबूर होते हैं। तो इनका अपना रेड टेपिज्म जो है उसको बुनियाद, उसको मतलब के बचाने के लिए या उसके ऊपर तनकीद ना हो, उसके बजाय इल्ज़ामात को इधर उधर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। बोट क्रॉसिंग नहीं रुक सकती है, वो हमेशा से होती आई है, होती रहेगी। आप एक रास्ता बंद करेंगे, 10 और रास्ते निकालेंगे, क्योंकि लोगों के, मुल्कों के हालात ऐसे हैं कि वो छोड़ रहे हैं, वो आएंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपने प्रोसेसिंग टाइम्स को तेज़ कर लें, और लोगों के आने के लिए लीगल स्कीम, जैसे अभी आपको मियां साहब ने डिफरेंट स्कीम्स बताई हैं, इस तरह की मजीद स्कीम्स को आप इंक्रीज करें। मैं उसमें जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से क्यों नहीं आते, ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान से ना आने की वजह अंग्रेजी जुबान है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ाज में इंडिया और बाकी श्रीलंका या बाकी ममालिक से ज़्यादा लोग इस वजह से भी आते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजी जो है ज़्यादा बोली जाती है।
पाकिस्तान से नर्सेज जो हैं वो आइल्स क्लियर नहीं कर पाती हैं और इस वजह से कम आती हैं। तो आप ठीक है, आप इस तरह की स्कीम्स लाएं जिसमें लोगों को ज़्यादा आने की सहूलत मौजूद हो, वो लेकिन ऐसे ममालिक अफगानिस्तान या दीगर ममालिक जहाँ के हालात आपने खुद खराब किए हैं, वहाँ से तो लोग आएंगे। सही है। और आएंगे तो फिर आप उनको कम से कम ह्यूमन ट्रीटमेंट और लीगल ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। अच्छा, मैं वहीदुर रहमान साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कुछ मैटर्स को सजेस्ट किया है, नेशनलिटी एंड बॉर्डर बिल की बात भी हो रही है कि उसके बाद वज़रा जो हैं उनको ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो खुद कार्रवाई कर सकेंगे। ये जो कानून साजी या ये जो पॉलिसी बनाई जाती है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी मुराद ये है कि जिस तरह इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं या वो लोग जो कर्से से जो इस शोबे से वाबस्ता हैं या ये तंजीमें जो हैं माइग्रेंट्स की, क्या इनको ऑन बोर्ड लिया जाता है या हुकूमत इटसेल्फ ही पॉलिसी दे देती है? जी शुक्रिया। फाइनल अथॉरिटी डिस्कशन तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन एक तंजीम यहाँ पे है जी जिसका नाम है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, मैक के नाम से उसको कहा जाता है। वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और वो जो तजावीज़ पिछले कुछ असाइलम से हट के मैं बात कर रहा हूँ, इमिग्रेशन की कुछ 4 साल में आई हैं, उनको तकरीबन सभी को किसी न किसी अंदाज से लागू किया गया है। ये जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है वर्क परमिट्स की कैटेगरी में, ये भी एडवाइस की गई थी उनकी तरफ से। जो 2 साल का PSW वीज़ा, अब दोबारा ग्रेजुएशन वीज़ा दोबारा इन्होंने खोल दिया है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी तजवीज़ उन्हीं की तरफ से आई थी और तजवीज़ भी आ रही है जिसकी बेस पे मैंने ये कहा आपको कि और भी इसमें एक्सपेंशन होगी वर्क परमिट स्कीम में, कि और इसमें कैटेगरीज भी ऐड की जाएंगी, जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, डोमेस्टिक तौर पे जो लोग काम करते हैं वो हो गया, शायद वो भी इसमें एडिशन होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे तंजीमी ढांचा जो है, जो यूनियंस बनी हुई हैं, उनकी एक से है और वो प्रॉपर तरीके से लॉबिंग करती हैं एमपीज के साथ और वजीरों के साथ, और फिर उनकी आगे जो सब कमेटीज बनी होती हैं, सेलेक्ट कमेटीज बनी होती हैं, उनके साथ मिलकर और वो चीज़ें मानी भी जाती हैं। जहाँ तक असाइलम की सिचुएशन है, उसमें अभी तक इन्होंने किसी का भी इनपुट नहीं लिया और इसी वजह से कोर्ट ने अब कह रहे हैं आपसे इंतजाम आ रहा है इन्होंने, और अब वो जाके पार्लियामेंट में बहस के लिए आ रहा है और उस पर जो भी फैसला पार्लियामेंट करेगी वो हस्ती फैसला होगा। तो बिल्कुल मैं इस फेवर में हूँ कि ये होना चाहिए, जिन तंजीमों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं अगर आप उनको बाहर रख के फैसले करेंगे तो फैसले गलत हुआ करते हैं। ये तो हो रहा है। अच्छा मजीद साहब, ये बताइएगा, ये लोग जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में मुकीम हैं, ज़ाहिर है ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो इनकी टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस ये देते होंगे। लेकिन बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में या जहाँ पे एक फलाही रियासत है, वहाँ पे शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस उस तरह नहीं हैं जिस तरह तरक्की पज़ीर ममालिक में होते हैं या जिस तरह हमारे मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं। ये इन लोगों को बुनियादी तौर पे सहूलियात क्या मुयस्सर होती हैं रियासत और हुकूमत की तरफ से, जबकि ये टैक्स नेट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे? देखें, इसमें अगर तो जो बंदा असाइलम क्लेम करता है और अगर वो हाउसिंग या दूसरी चीज़ें क्लेम करता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट उनको रिहाइश देती है, बच्चों के लिए कुछ पैसे भी देती है, लेकिन ज़ाहिर है काम की इजाज़त नहीं होती। लेकिन अगर जैसे इनाम साहब ने कहा कि 1 साल के बाद उनको अल्टीमेटली परमिशन देनी पड़ती है काम की, अगर उनका असाइलम पेंडिंग होता है तो वो फिर ऑफकोर्स वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही उनको परमिशन मिलती है, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन है। जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो जब तक आपका असाइलम पेंडिंग है उस वक्त तक तो वो आपको अकोमोडेशन या ये राइट ऑफ वर्क देती है। अदरवाइज़ अगर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है या आपका असाइलम पेंडिंग है और आपने अकोमोडेशन नहीं ली तो फिर ऐसा गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देती, और ना ही जो असाइलम सीकर है वो कंट्रीब्यूशन करता है। ऑफ कोर्स वो इलीगली काम करता है और कैश एंड हैंड काम करता है और ऑन पेरोल तो होता नहीं है, तो उसकी ऐसे कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ सजेशंस की जानिब जाएंगे। ये मामला अब कैसे, इसका हल कैसे हो सकता है, जो जिस ऐनक के ज़रिए बरतानिया की हुकूमत देख रही है वो कितनी हकीकी है, ग्राउंड रियलिटीज़ कितनी मुख्तलिफ हैं, या इन दोनों में मुमासलत है और पॉलिसी जो है वो कुछ ऐसी बनाई जा सकती है कि ये मामला ऐसे हल हो कि विन विन सिचुएशन आ जाए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इनाम राना साहब, हमने रवांडा पॉलिसी की बात की है, अब ये है तो गैर कानूनी तरीके से आने वालों को डिस्करेज करने के लिए,
लेकिन आप नहीं समझते कि अपेरेंटली अगर देखा जाए ये जो सारा स्क्रिप्ट है इसका मकसद यही है, तो ये तो शुरू में ही फ्लॉप है। एवरीबॉडी नोज़ कि मतलब बरतानिया कहाँ और रवांडा कहाँ, रवांडा से तो बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई अफ़गानिस्तान से आए तो शायद वो अफ़गानिस्तान वापस जाना उसको तरजीह देगा। तो आप नहीं समझते कि ये स्क्रिप्ट बहुत कच्चा है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? नहीं, फ़ायदा गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा ना कि वो अपने अखराजात को कम कर लेगी। नंबर 2 के ऊपर वो एक मैसेज दे देगी कि हम जो है वो एक एंटायर असाइलम सीकर पॉलिसी जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। लेकिन अगेन जैसे बिशप ऑफ कैंटरबरी ने कहा था कि इट्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ गॉड। देखिए, बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी सरजमीन। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ, इसकी एक हाइप भी बनी, मीडिया हुकूमत ऑप्टिक्स को ये कन्वे करने में भी कामयाब हो गई, मैसेज को ये कन्वे करने में भी कामयाब हो गई, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गैर कानूनी लोगों की जो आमद है उसके। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि रवांडा पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा। जब असाइलम सीकर्स को ये पता होगा कि बोट क्रॉसिंग के बाद उन्हें सीधा रवांडा भेज दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत से शायद इसका रिस्क नहीं लेंगे फिर बोट क्रॉसिंग का। तो वो प्लानिंग बहुत कनिंग प्लानिंग है। वो उसका गवर्नमेंट की हद तक वाकई उसका फायदा होगा, लेकिन होगा ये कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो रवांडा के अंदर उन कैंप्स के अंदर होंगी, ठीक है, जिस तरह ब्रिटिश होते थे जहाँ पे नाजीज जो हैं वो यहूदियों को और पोलिश को और दीगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वहाँ पे उनको राउंड अप करके रख लेते थे। ये उसी तरह की गिटूस बनेंगे कि वहाँ पे देखिए, यहाँ पे वकील की सहूलत मौजूद होती है, यहाँ पे बाकी की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी होगी? फिर यहाँ पे अगर आपका केस नहीं हुआ है, आप कुछ फर्दर एप्लीकेशन डाल सकते हैं या दिस एंड दैट, वो फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं होगी। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अगर ये इम्प्लीमेंट हुई, और वैसे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, बल्कि इस गवर्नमेंट का नहीं, जो भी रियासत जब किसी चीज़ से तुल जाती है तो फिर वो पब्लिक आउटक्राई को बहुत ज़्यादा खातिर में नहीं लाती है। एंटी वॉर प्रोसेशंस के बावजूद जो है वो यूके ने जो टोनी ब्लेयर गवर्नमेंट थी उसने वो जंग में शिरकत की थी। इसी तरह ठीक है, बहुत से डिबेट्स होंगी, लेकिन इन दी एंड अगर गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो रवांडा में ये करेगी तो ये होगा। और अगर ये हुआ तो ठीक है, बहुत से इंसानी अलमिया जन्म लेंगे, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फिर बोट क्रॉसिंग और इन चीज़ों जी ठीक है कमी है। अच्छा वहीदुर रहमान साहब, हमने ये भी देखा कि असाइलम सीकर या गैर कानूनी तरीके से वहाँ रहने वाले लोग एक कुलिया अपनाते थे पेपर मैरिज का। ये बुनियादी तौर पे इसका तरीक़ा कार क्या होता था और क्या ये अब भी इंटैक्ट है? अभी भी लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, पेपर मैरिज जो है वो इलीगल मैरिज है। जो लोग भी करते हैं वो क्यों करते हैं ये एक अलग सवाल है। ज़ाहिर स्टेटस उनको चाहिए तो वो हर बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर इस पे लॉ बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप ओवर से रह चुके हैं, इलीगल रह चुके हैं इस मुल्क में, और आप शादी कर लेते हैं ऐसी खतून के साथ जिसके पास यहाँ के हकूक हैं, ब्रिटिश रिफ्यूजी या इंडेफिनेट या कोई स्टेटस उसके पास मौजूद है, और आप यहाँ पे शादी कर लेते तो स्ट्रेट वे अंडर दी इमिग्रेशन रूल्स वो ये कहते हैं कि जी आप वापस जाके अपने मुल्क में रहें, इकट्ठे फैमिली लाइफ वहाँ कंटिन्यू करें या वहाँ से दोबारा नया वीज़ा लेके आ जाइए। 2 एक्सेप्शन इसमें दी गई हैं। एक एक्सेप्शन तो ये है कि अगर फैमिली में ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं पहले रिलेशनशिप से या अपने रिलेशनशिप से, और बच्चों के पास भी स्टेटस मौजूद है और बच्चे अभी माइनर है, अंडर 18 है, तो फिर तो आपको यहाँ रहते हुए वो 10 ईयर्स का जो रूट है, ह्यूमन राइट्स रूट, आउटसाइड इमिग्रेशन रूट, उसमें वो इनिशियल वीज़ा दे देते हैं और बाद में आप उसको स्विच करके काउंटर में भी आ सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन होती है इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप आप साबित कर दें कि आप अगर में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप होगी, जो कि काफ़ी सख्त किस्म का थ्रेशोल्ड है, और ज़्यादातर केस उसमें एक्सेप्ट नहीं हुआ करते। जो होते हैं वो भी अपील स्टेज पे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर नॉट एक्सेप्टेड देयर। तो उसको डिस्करेज किया गया है कि आप वापस जाएं और लीगल तरीके से वीज़ा लेकर आ जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे डेस्परेशन की जब सिचुएशन होती है तो लोग हर बार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं जो उनको लगता है कि इससे बेहतर इससे मिल सकता है। अच्छा, ये पेपर मैरिज अगेंस्ट
आई थिंक इसमें जो बेसिक स्टेक है वो अगेंस्ट मनी ही है। अगर कोई कर रहा होता है, कोई बरतानिया का इंडेफिनिट स्टेटस किसी के पास है, वो पैसे के लिए ही कर रहा होता है, या ऐसे भी होता है कि फिर वो एक रियल रिलेशन भी कंटिन्यू हो जाता है? जी, ऐसे तो बहुत से केसेस हैं जिसमें शायद इनिशली उनका जहन सिर्फ पेपर मैरिज ही हो, शैम मैरिज हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो रिलेशनशिप जेन्युइन रिलेशनशिप में डेवलप हो जाते हैं, आगे बच्चे हो जाते हैं और उस बेस पे भी लोगों ने स्टे लिए हैं। लेकिन इसकी तादाद काफी कम है। जाहिर है कि जो बंदा कर रहा है वो पैसे देता है और जो बंदा दूसरी तरफ फैसिलिटेट कर रहा है वो पैसे लेता है उनसे, तो इट्स लाइक एन एग्रीमेंट। सही है। अच्छा, मैं मजीद साहब आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि बाज़ मामलात ऐसे भी हैं कि वो लोग कुछ लोग अपने जो उनका आबाई मुल्क है वहाँ से शादी करके गए होते हैं और उसके बावजूद वो वहाँ पे पेपर मैरिज कर लेते हैं, या इवन हकीकी तौर पे भी शादी कर लेते हैं। तो इस पे बरतानिया का कानून क्या कहता है? क्या एक शख्स को इन वन टाइम 2 शादियों की इजाज़त है? देखें, ये तो जो जिस मुल्क में उस बंदे ने शादी की है, जैसे कि जो बंदा पाकिस्तान से शादी करके आ रहा है वहाँ पे तो वो ऑफ कोर्स इस्लामी मुल्क है, मुसलमान है, 4 शादियाँ उसको जायज़ है। लेकिन अगर वो यूके के हिसाब से देखेगा तो उसको हम पॉलीगैमस मैरिज कहते हैं, तो यूके लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर वो बंदा वहाँ से शादी करके आता है लेकिन यहाँ शादी करने से पहले उस बीवी को डिवोर्स कर देता है, तो फिर वो यहाँ पे शादी कर लेता है और उस शादी को कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम 2 शादियाँ अकॉर्डिंग टू यूके लॉ, क्योंकि पाकिस्तान की शादी जो है वो भी यूके में वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, तो 2 शादियाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, लेट्स से कि एक बंदा वहाँ से शादी करके आया, यहाँ पे उसने डिवोर्स कर दिया, या यहाँ पे अगर उसने शादी कर लिया लेकिन पिछले वाली को डिवोर्स नहीं किया और अब वो रह रहा है यहाँ पे, तो फिर भी इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि जो लोग यहाँ पे शादी करते हैं उसके बाद वो फिर पाकिस्तान में जाके शादी कर लेते हैं विदाउट डिवोर्सिंग द एक्स वाइफ, ठीक है। अब वो जो उस वाइफ को जब वो बुलाते हैं यहाँ पे तो वो पॉलीगैमस का पॉलीगैमस का इशू आ जाता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि ठीक है यहाँ पे शादी की, फिर वहाँ पे शादी कर ली, वहाँ से बच्चा हुआ, फिर यहाँ से इसको डिवोर्स कर दिया, तो वो कन्फ्यूजन जो है ना वो कोर्ट्स में जाके सम टाइम अपील लॉ हो जाती है, लेकिन वो पॉलीगैमस मैरिज का इशू जो है वो स्टिल रहता है वहाँ पे। तो ये इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। जो लोग मोस्टली, अभी हमने पेपर मैरिज की बात भी की कि वो अपने आप को अपना स्टेटस डिफ़ाइन करने के लिए या उसको लीगल करने के लिए करते हैं, तो ऐसे केसेस में सक्सेस रेशो क्या है मजीद साहब? देखें, होम ऑफिस का जो क्राइटेरिया है ना इस चीज़ में वो काफ़ी टाइट है। वो पहले तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको असेस करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये वाकई जो रिलेशनशिप है ये जेन्युइन है, क्योंकि ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपको वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए या शादी करने के लिए भी आपको होम ऑफिस से परमिशन चाहिए, उसमें भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर उनको पता लग जाता है कि जी ये शादी फेक है तो वो उसी स्टेज के ऊपर इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं। अगर एप्लीकेशन स्टेज पे जाके उनको पता लगता है तो उस वक्त भी वो आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो। 1, 2, 3 क्वेश्चंस भी अगर आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के बयान से, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के, तो होम ऑफिस इसको जो है वो जेन्युइन और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप डिक्लेयर नहीं करता। तो इसलिए ये मुश्किल होता है कि आप प्रूव कर सकें कि वाकई आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मजीद साहब आपका, सोलिसिटर वहीदुर रहमान साहब आपका, सोलिसिटर इनाम राना साहब आपका। आज के प्रोग्राम से ही फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।